नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मेरा गांव मेरा देश की शुरुआत नोएडा से करेंगे, जहां जेवर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। जी हां, पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का साल 2024 तक पहला फेज 10,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर को बड़ी सौगात दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रख दी गई है। 10,000 करोड़ से पहला फेज तैयार होगा। साल 2024 तक पहला फेज बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए आएगी। वहीं पीएम मोदी का ये बहुत बड़ा तोहफा यूपी वासियों को जो दिया गया है, उससे जनता में खुशी की लहर है। दरअसल पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस दौरान 10,000 करोड़ की लागत इस फेज को बनाने में आएगी। जहां जेवर के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं जेवर को प्रधानमंत्री ने ये बहुत बड़ी सौगात दी है। साल 2024 तक पहला फेज बन जाएगा। पीएम मोदी ने जेवर को यह सौगात देते हुए जनता के बीच एक खुशी देने का काम किया है। इससे जनता भी काफी खुश नजर आ रही है। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया। बढ़ते आगे, जहां चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि कृषि कानून वापसी की मंजूरी के बाद यह पहली कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। वहीं कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर मोहर लग गई है। 17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होगा। इसके अलावा स्टार्टअप पॉलिसी 2017 में संशोधन को भी मंजूरी मिली है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। देखिए, आज कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से जो विषय था वो सेशन बुलाने का विषय था और कैबिनेट ने फैसला किया है कि 17 दिसंबर को दोपहर बाद 2 बजे हरियाणा विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा और उसके बाद 20 और 21 को दोपहर बाद और 21 को 3 दिन का सेशन बुलाने का एक निर्णय लिया गया है और आज ही इसका फाइनल करके हम महामहिम राज्यपाल जी के पास भेज देंगे और जैसे ही परमिशन मिलती है तो निश्चित तौर से उसके बारे में एक फैसला लिया गया है। बैठक में परिवहन हरियाणा विभाग ग्रुप बी की सेवाओं के नियम 2021 की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों की सेवाएं शर्तों के नियंत्रण व शासन के लिए ये नियम बनाए गए हैं। ये नियम राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। तो ये निर्णय लिया गया। बाकी जो मुख्य रूप से जो निर्णय है वो सेशन का ही निर्णय था और 3 दिन का सेशन के लिए कैबिनेट ने। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बुढ़नपुर में नए ट्यूबवेल का उद्घाटन किया, जो 4 महीने से बनकर तैयार होगा। बता दें कि ट्यूबवेल को तैयार होने में करीब 35 लाख रुपए लगेंगे, जिसकी लगभग 650 फुट इसकी गहराई होगी। बता दें कि ट्यूबवेल के बनने से बुढ़नपुर और इंदिरा कॉलोनी में पानी की दिक्कत से लोगों को काफी राहत भी मिलेगी। तो ज्ञानचंद गुप्ता ने ट्यूबवेल का उद्घाटन किया है। बता दें कि पिछले काफी दिनों से लोगों को पीने के पानी को लेकर दिक्कतें हो रही थी, जिसके चलते अब लोगों को राहत देते हुए ये ट्यूबवेल का उद्घाटन किया गया है। ये तस्वीरें भूमि पूजन की, जहां पर ज्ञानचंद गुप्ता ने नए ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। वहीं मौके पर लोगों ने खुशी जाहिर की। बता दें कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बुढ़नपुर में नए ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। ये करीब 35 लाख रुपए इसको बनाने में लगेंगे। 4 महीने में ये ट्यूबवेल बनकर तैयार हो जाएगा। बढ़ते आगे, जहां कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एचपीएससी मामले में सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि नौकरी बिक्री महाव्यापक घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा। सरकार को फैसला करना पड़ेगा कि नौकरी बेचने वालों के साथ हैं या खिलाफ। सुरजेवाला ने कहा कि साल 2018 एचपीएससी की रिश्वत की नौकरी ले लो की तरह क्या यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा?
हरियाणा का महाव्यापक घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज हम इसके 4 पहलू लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। नौकरी बिक्री महाव्यापक घोटाला अब बना है मुख्यमंत्री पर्दा डालो और अपराधी बचाओ योजना। दूसरा पहलू, मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने झूठ बोलकर क्यों बरगलाया और किसे बचाया। तीसरा पहलू, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन व बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की नौकरी बिक्री घोटालों की जांच शुरू होने से पहले ही क्यों बंद कर दी। चौथा पहलू, भाजपा जजप्पा सरकार को अब फैसला करना पड़ेगा कि क्या वह नौकरी बेचने वाले दलालों के साथ है या हरियाणा के नौजवानों के साथ। भाजपा जजप्पा सरकार के खर्ची की अटैची लाओ और पद पाओ अभियान की परतें खुलते ही सारी सरकार की ताकत नौकरी बेचने वाले गिरोह के संरक्षण और आला अधिकारियों और सफेद पोशों को बचाने में लगी है। मैं बहुत गंभीरता से आपको इल्जाम लगाता हूं सरकार पर। भाजपा जजप्पा सरकार और मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी अपनी जिम्मेवारी स्वीकारने की बजाय पूरी तफ्तीश को दिग्भ्रमित कर पीछा छुड़ाने की फिराक में लगे। लगता है कि पुलिस और विजिलेंस विभाग अब दोनों मिलकर इस नौकरी घोटाले की जांच पूरी होने से पहले ही या जांच शुरू होने से पहले ही और अब बात भिवानी की करेंगे, जहां भिवानी पहुंचे जेजेपी के महासचिव नेता दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ने की कतार में लगे हैं। हालात यही दिख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि राहुल गांधी भी कांग्रेस छोड़ दें। दिग्विजय ने किसानों की एमएसपी की मांग को जायज बताया और कहा कि ये कमेटी बनने के बाद ही संभव है। बता दें कि दिग्विजय चौटाला जेजेपी के स्थापना दिवस पर झज्जर में होने वाली जन सरोकार दिवस रैली का निमंत्रण देने पहुंचे थे। वहीं चरखी दादरी में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला झज्जर रैली के निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। इस बात की भनक किसान संगठनों को लगते ही किसान विरोध करने के लिए मेजबान चौक पर इकट्ठा हो गए और काले झंडे दिखाकर नारेबाजी करने लगे। बता दें कि किसानों का कहना है कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश रहेगा तब तक बीजेपी के नेताओं का विरोध जारी रहेगा और गांव में उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। दिवस की जो रैली है उसके आयोजन के लिए हम सभी कार्यकर्ता हमारे परिवार को निमंत्रण देने, न्योता देने, इनविटेशन देने आए हैं। जितना जोश आज आप लोगों ने यहाँ देखा, इतना उत्साह देखा, निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में दादरी हलके से, दादरी जिले से, दोनों बारडा और दादरी से भारी संख्या में लोग, बहुत नजदीक में रैली है, उस कारणवश भी शामिल होंगे। ये रैली ऐतिहासिक होगी। 2 साल के जो काम है उनका जन जागरण और आने वाले 3 साल का मिशन तय। बढ़ते आगे, जहां नवीन जयहिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एचपीएससी के डिप्टी सचिव अनिल नागर पैसे के साथ पकड़े गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ईमानदारी का दावा करते हैं तो फिर इस मामले में कार्रवाई करें। नौकरियों को लेकर बोले नवीन जयहिंद ने यह भी कहा कि ग्रुप डी से लेकर जुडिशरी तक की नौकरी बिक रही है। नवीन जयहिंद ने कहा कि हम एचपीएससी कार्यालय में जाकर चेयरमैन से घेर कर जवाब मांगेंगे। तो जयहिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें कि नवीन जयहिंद ने इस दौरान मुख्यमंत्री से यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री ईमानदारी का दावा करते हैं तो फिर इस मामले में कार्रवाई की जाए। वहीं नौकरियों को लेकर नवीन जयहिंद ने यह भी कहा कि ग्रुप डी से लेकर जुडिशरी तक की नौकरियां बिक रही हैं। इस दौरान कार्रवाई नहीं हो रही, प्रदेश में नौकरियां बेची जा रही हैं। यह आरोप सीधा उन्होंने सरकार पर लगाया है।
और अब बात करनाल की करेंगे, जहां सेक्टर 12 में सुपर मॉल की दुकानों को लेकर नगर निगम की ओर से सील किए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले स्पा सेंटर को सील किया गया, उसके बाद कैफे शॉप और फिर खाली दुकान को सील किया गया। नगर निगम की कार्रवाई को देखते हुए मॉल में हड़कंप मच गया। वहीं दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया। नांगल चौधरी में आरटीओ ने लगातार दबिश देते हुए करीब 2 दर्जन वाहनों के चालान काटे और वाहनों को इंपाउंड भी किया। बता दें कि पहली बार सवारी और फल सब्जी की गाड़ियों की चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें उनके राज खुलते हुए नजर आए। वहीं महिला आरटीओ ने खुद सड़क पर खड़े होकर कार्रवाई को अंजाम दिया। जो वाहन चालक फल सब्जी का नाम लेकर कई महीनों तक बिना कागजात के वाहन दौड़ा रहे थे, आखिरकार उन पर शिकंजा कस ही गया। 4 घंटे की कार्रवाई में विभाग ने 4 लाख के चालान काटे। तो आरटीओ की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि 4 घंटे की इस कार्रवाई में विभाग ने करीब 4 लाख के चालान काटे हैं। नांगल चौधरी में आरटीओ की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों के चालान काटे गए, वहीं वाहनों को इंपाउंड भी किया गया। बता दें कि इस दौरान फल सब्जी की गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। पहली बार ऐसा हुआ है जब फल और सब्जी की गाड़ियों की चेकिंग की गई। इस दौरान कई वाहनों के चालान भी काटे गए। ये तस्वीरें नांगल चौधरी की, जहां पर आरटीओ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं, मुहिम चली हुई है। राजस्थान से जो गाड़ियां आती हैं बगैर टैक्स के, उनको पकड़ के हम अंदर कर रहे हैं सभी को। जो गाड़ी कागज नहीं होते उनके पास, उन गाड़ियों को पकड़ के बाड़े में अंदर कर रहे हैं। और अंबाला शहर के पुराने सिविल अस्पताल में एबी स्कैन मशीन इंस्टॉल की गई। बता दें कि इस मशीन के जरिए आंखों का अल्ट्रासाउंड हो सकेगा। इस मशीन के आने से आंखों की बीमारियों को बारीकी से जांचा जाएगा और अंबाला के मरीजों को चंडीगढ़ पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा। मशीन है ये, एक किस्म का जो आई की अल्ट्रासाउंड करने के लिए होता है। आई का अल्ट्रासाउंड करने के लिए बिल्कुल छोटा इक्विपमेंट चाहिए होता है और कई बार रेटिना है हेजी दिखाई देता है, इससे बिल्कुल क्लियर रेटिना की पिक्चर आती है। तो ये आई के पेशेंट्स को जिनको पार्टिकुलरली रेटिनोपैथी है, जैसे इस इलाके में डायबिटीज बहुत ज्यादा है तो उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, तो उसकी अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये बहुत ही। वहीं टोहाना में किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। टोहाना से भी किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होती है, तब तक एमएसपी को गारंटी जब तक नहीं मिलती है, तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। जिंदाबाद 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 इनकलाब हैं, कल भी हम जीतेंगे। किसी बाइट दे दो फटाफट, दिल्ली चलो। सरकार जो तीनों कानून लेके आई थी उनका 1 साल हो चुका है। प्रधानमंत्री ने घोषणा तो कर दी कि हम वापस ले लेंगे, लेकिन प्रक्रिया भी शुरू कर दी। लेकिन हमारी मांग एमएसपी की भी है और जो 1 साल के दौरान जो आंदोलन जिन्होंने शहादत दी है उनके परिवार के लिए कुछ नहीं कहा, कोई कमेटी नहीं बनाई, केवल एक बयान दिया इन्होंने कि हम कानून वापसी लेते हैं। तो हम प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं केवल अब कानून वापसी से काम चलने वाला नहीं है, अब हम एमएसपी की गारंटी भी लेकर रहेंगे और जो इन किसानों ने शहादत दी है उन परिवार के लिए उचित मुआवजे की भी बात है। और उसके अलावा जो पराली का बिल था, बिजली का बिल था, ये बिल भी हम वापस की जब तक नहीं हटेंगे हम किसी भी सूरत में 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं। और साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए यातायात पुलिस भी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। गुरुग्राम यातायात पुलिस की सड़कों पर चल रहे वाहनों को पूरी तरह से जांच की जा रही है। वहीं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान करने के साथ साथ जो डीजल के वाहन 10 साल पुराने हैं और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया भी अब तेज कर दी गई है। गुरुग्राम के राजीव चौक पर यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली का हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने जायजा लिया।
दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को लेकर जहां वाहनों की चेकिंग जोरों पर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा गुरुग्राम के राजीव चौक पर हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर वाहनों को रोककर बकायदा उनको चेक किया जा रहा है और जो प्रदूषण सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है उनके चालान भी काटे जा रहे हैं और उसके साथ ही जो 10 साल पुराने डीजल के और जो पेट्रोल के वाहन हैं 15 साल पुराने, उनको जब्त करने की प्रक्रिया भी यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस द्वारा की जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर ये निर्देश जारी किए गए थे जिला उपायुक्त द्वारा और गुरुग्राम पुलिस प्रशासन द्वारा, वाहन सड़क पर नहीं दौड़ेंगे। इसके अलावा जो अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं उनको भी यहाँ पर रोका जाएगा। जनाब प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। बढ़ते आगे, जहां 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो रहा है, जिसको मनाने के लिए बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है, वहीं केंद्रीय कैबिनेट में भी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर मोहर लग गई है। लेकिन किसानों का कहना है कि वो 1 साल पूरा होने की खुशी में सीमाओं पर इकट्ठा हो रहे हैं। किसानों ने यह भी कहा कि उनकी मेहनत रंग लाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद टीवी चैनल पर आकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की है। साड़ा नगर छोटा जाए 50 किसान जा रहे हैं उत्थे अगे 2 महीने ला के आए मैं उत्थे 2 महीने में ला के आया उत्थे हुण मैं लेके चलिया 50 बंदे। तो अब कितनी संख्या में जा रहे हैं किसान अभी वहाँ पे? हाँ जी, अब कितनी संख्या में जा रहे हैं किसान दिल्ली की सीमा पर? बहुत ज्यादा जा रहे हैं, जितना भी कहे सारा 50 उठ के चल पाया जी। हाँ जी, किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं अभी? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। और जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला चरखी दादरी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही इस बात की भनक किसान संगठनों को लगी तो वो मेजबान चौक पर इकट्ठा हो गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां दिग्विजय चौटाला आ रहे हैं उसके सामने रोड पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा और पंजाब के टोल प्लाजा पिछले 11 महीनों से बंद हैं। इन पर किसान यूनियन ने कब्जा जमाया हुआ है। वहीं टोल प्लाजा पर किसान यूनियन ने अपने झंडे लहराए हैं। बता दें कि टोल प्लाजा के ऑफिस पर दिन भर ताले लटके रहते हैं। टोल प्लाजा इंचार्ज के अनुसार प्लाजा का टेंडर फरवरी में पूरा हो गया था, उसके बाद कोई नया टेंडर नहीं हुआ। अब जो नुकसान हो रहा है वो सरकार का है। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश रहेगा तब तक टोल बंद रहेगा। तो क्यों 50 मन पे 40 मन पे 30,000 जोड़ोगे तो 2,000 रुपये क्विंटल जुड़ गया। और गोहाना में किसान एक्सीडेंट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां गुस्साए किसानों और भारतीय किसान यूनियन ने के हरियाणा उपाध्यक्ष ने प्राइवेट डॉक्टर गजराज हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन किया। बता दें कि इस दौरान हॉस्पिटल पर एफआईआर दर्ज करके डॉक्टर गजराज की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। वहीं किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे पंजाब के 2 किसानों को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक किसान की मौत हो गई, वहीं दूसरे का इलाज अस्पताल में जारी है। मृतक की पहचान बरनाला के बलजीत सिंह के तौर पर हुई। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल में रखा गया। किसानों का हत्या डॉक्टर गजराज मुर्दाबाद, सरकारी डॉक्टर किसानों का हत्या डॉक्टर मुर्दाबाद। अगर रात को एक बड़ा भारी एक्सीडेंट हुआ है और हमारा एक नौजवान किसान शहीद हो गया या हमारा गांव में एक्सीडेंट में, और एक हमारा बुजुर्ग 80 साल का बुजुर्ग किसान उसमें घायल हो गया, उस घायल किसान को हमारे साथी यहाँ डॉक्टर गजराज के पास लेके आए थे। इन्होंने सोचा था कि डॉक्टर गजराज बड़े बड़े बोर्ड लगा रहा है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा। जैसे ही उस घायल किसान के बुजुर्ग को यहाँ लेके आए, इसने साफ रूप से मना कर दिया कि हमारे पास कोई दवा बूटी नहीं है, ये किसानों का हत्या है। डॉक्टर साहब कहते जी लेके चले जाओ, इतने साढ़े को कोई प्रबंध नहीं हैगा, सानू वापस किया गया धक्के देके। एक्सीडेंट हुआ था, क्या पूरा मामला है? रोड पे होया सीगा जी, रोड पे हमारे गांव पे पास होया था जी।
लेके आए थे, क्या डॉक्टर डॉक्टर ने मना करता ही, कहना लेके चले जाओ, ਅਸੀਂ संभाल नहीं सकते इसको। क्या नाम था मरीज का? साढ़े कोई प्रबंध नहीं है। और बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां कल यानी 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने जा रहा है किसान आंदोलन का। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने जा रहा है। 26 नवंबर को पूरा होगा आंदोलन। धरना स्थल पर किसानों की प्रदर्शन किया जाएगा। शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहां किसान करेंगे। 1 साल चुके आंदोलन का पूरा होने जा रहा है। वहीं किसान आंदोलन का कल यानी 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। धरना स्थल पर किसानों की सभा भी होगी। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उपायुक्त कार्यालय के सामने ये प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने जा रहा है। 26 नवंबर है कल, और कल ही किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1 साल कल पूरा होने जा रहा है। धरना स्थल पर यहां पर किसानों की सभा भी होगी। उपायुक्त कार्यालय तक किसान जाएंगे। इस दौरान शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा। बढ़ते आगे, बात अब करनाल की करेंगे, जहां शुगर मिल में किसानों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि किसानों का आरोप है कि उन्हें अपना गन्ना बेचने में 26 घंटे का समय लग रहा है। दूसरे एरिया के गन्ने की खरीद ज्यादा कर रहे हैं। वहीं किसानों के हंगामे के बाद शुगर मिल एमडी ने किसानों से बातचीत की और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया और कहा कि आगे उन्हें 6 से 7 घंटे तक फ्री कर दिया जाएगा। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता सुरेंद्र सागवान ने इस दौरान बताया कि शुगर मिल के अंदर 200 गांव के 5000 किसान गन्ना पैदा करते हैं, जबकि किसानों को अब उन्हें ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे लगने चाहिए। समस्या ये है कि करनाल शुगर मिल के अंदर अपने एरिया का गन्ना छोड़ के बाहर के एरिया का जो गन्ना लिया जा रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों का पंजीकरण नहीं होया उन लोगों का भी जो गन्ने का बॉन्डिंग जो है किया गया है, जबकि आम किसान जो यहाँ लगातार पिछले 20-30 साल से जो गन्ना डाल रहा है उसका जो बॉन्डिंग है पंजीकरण के तहत ही जो है किया गया है। देखिए, किसानों को समस्या थी, हम जैसे पर्ची देते हैं तो कई बार लोग अपने आसपास के क्षेत्र में पर्ची लेबर की समस्या होने की वजह से बदल लेते हैं। तो कई बार पानीपत का गन्ना या किसी दूसरे क्षेत्र का गन्ना जो कि हमारी मिल में नहीं लगता है वो गन्ना आ जाता है। इस तरह की ही एक शिकायत थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जो भी किसान ऐसा करता पाया जाएगा उस किसान का हम आगे बॉन्ड बंद कर देंगे और उसकी पेमेंट बंद कर देंगे, ताकि इस तरह के पर्चियों का आदान प्रदान अपने स्तर पे। समस्या ये थी कि आउट एरिया गन्ना किसी मिल के अंदर बहुत ज्यादा था, यार्ड के अंदर। आज भी अगर जो पूरे शुगर मिल की सभी ट्रेलियों की छानबीन करें तो कम से कम 25% गन्ना बाहर का था, आउट एरिया का। वो चाहे किसी की पर्चियों में भी आया। यहाँ छानबीन करनी, उनको रोकना, वो इन कर्मचारियों का काम था, लेकिन उन्होंने छूट दे रखी। 12 घंटा जितना मर्जी आए, और बाहर का गन्ना आने की वजह से यहाँ के जो इलाके के किसान थे उनको बहुत दिक्कत थी। इनका गन्ना कम आ रहा था और बाहर के किसानों का गन्ना ज्यादा था, तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में अब कक्षाएं लगाई जाएंगी। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इन कक्षाओं को शुरू किया जा रहा है। बता दें कि कक्षाओं में सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को जाने की अनुमति दी गई है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की 2 या 1 डोज लगवा ली हो। इसी तरह फिजिकल मोड में कक्षाओं के लिए भी विभागीय स्टाफ का टीकाकरण भी अनिवार्य किया गया है। छात्रावासों में भी उन्हीं विद्यार्थियों को रहने की अनुमति मिलेगी जिन्होंने वैक्सीन की 2 डोज लगा रखी हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल के चलते काफी समय से यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेस बंद थी। स्टूडेंट्स को ऑफलाइन ही पढ़ाई करवाई जा रही थी, लेकिन अब एमडीयू के लगभग 8 लाख स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाई करेंगे। लगभग 2 साल बाद ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अब 2 साल बाद ऑफलाइन क्लास आ रहा है। इससे बच्चों को बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे। ऑफलाइन क्लासेस से, ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बच्चे प्रभाव भी पड़ रहा था कि वो अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे थे, क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रहे थे। अब वो अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी अच्छा प्रभाव है यहाँ पर, मतलब 2 बच्चे को डिस्टेंस से बिठाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, और मास्क और सैनिटाइजर भी यूज़ किया जाता है। सब प्रॉपर जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड, वो हमारे डिपार्टमेंट में फॉलो की जा रही है। सभी को अपने जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्लासेस लग रही है, गैप मेंटेन किया जा रहा है, और मास्क और सैनिटाइजर से सभी के लिए मैंडेटरी है अपने साथ में रखना और यूज़ करना।
और हॉस्टल्स के लिए भी हमें अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है, तो प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो। आपका भी स्वागत है आज विश्वविद्यालय परिसर में। आज विश्वविद्यालय फिजिकल मोड यानी कि ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ कर रहा है। सत्र 2021-22 में ये पहला ऑफलाइन क्लास है, आज 25 नवंबर को। विश्वविद्यालय ने इससे पूर्व अपने विभाग अध्यक्षों, डीन्स और जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी बैठक की। कुलपति ने भी शनिवार को बैठक की थी। उससे पहले डीन एकेडमिक अफेयर्स के अगुवाई में भी बैठक हुई है और एक डिटेल्ड गाइडलाइंस, दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं जो विभागों को भेजे गए हैं। उसके तहत पहली बात तो ये है कि जो वैक्सीनेटेड है, जिसका टीकाकरण हुआ है, वो कक्षाओं में आ सकता है, चाहे वो टीचर है चाहे वो। और इसी के साथ मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।